हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी जीके की, उसमें कंप्यूटर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इससे पहले एक पार्ट 1 से 50 तक प्रश्न उसमें करा दिए थे। आज 51 से 100 तक कराएंगे और कंप्यूटर जो है 100 प्रश्नों में इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वाला पार्ट आप ज़रूर देखें और जीके के जितने भी अन्य सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ आ रही हैं वो भी आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का 51 क्वेश्चन। प्रकाशीय तंतु सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। 5G में जो है जी का क्या अर्थ होता है? तो 5G में जो जी का अर्थ होता है वो होता है जनरेशन। 5G में जी का अर्थ क्या होता है? जनरेशन। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है हमें। आयाम मांडुलेशन जो है, तो आयाम मांडुलेशन जो है, पहले हम मांडुलेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मॉडेम जो होता है, मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर प्रोसेस करता है। इसमें क्या होता है कि मॉड्यूलेशन जब कंप्यूटर द्वारा डिजिटल संकेत उत्पन्न किए जाते हैं तो जो तार होते हैं, मतलब दूर तक जो भेजने के लिए संकेत होते हैं, उस पर डिजिटल सिग्नल नहीं जा सकते, उस पर एनालॉग सिग्नल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये तार है तो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल तार पर जो है जाएंगे तो वो एनालॉग सिग्नल बनकर ही जाएंगे। तो एनालॉग सिग्नल में जब इसको बदलते हैं तो एनालॉग संकेतों के आयाम जो है डिजिटल संकेतों के आयाम के अनुसार जब बदले जाते हैं तो उसे आयाम मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अगर डिजिटल संकेतों की आवृत्ति के अनुसार अगर बदला जाए तो उसे आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं, और फेज के अनुसार बदला जाए तो उसे फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो जब इसको संदेश वाहक को भेजा जाता है, मतलब दूर अगर कहीं भेजना है हमें डाटा, तो वो इसी माध्यम से भेजा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल संकेत समझता है और जो संचरण का माध्यम होता है वहाँ पे एनालॉग तरंगों के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। तो ये तीनों प्रोसेस होती हैं और इन्हीं तीनों प्रोसेस से जो है हमें ये चीज़ें शो होती हैं। जैसे आयाम मॉड्यूलेशन है, उससे चित्र संचरण पता चलेगा हमें, और आवृत्ति मॉड्यूलेशन से ध्वनि संचरण, और फेज कला माध्यम से डाटा प्रेषण जो है, ये चीज़ें हमें प्रेजेंट में शो होती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आयाम मॉड्यूलेशन चित्र के लिए, वीडियो आवृत्ति ध्वनि ऑडियो के लिए, और फेज कला डाटा के लिए। तो हमारा ABC इसमें सही ऑप्शन है। तो ABC हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके बिटवीन में? 2.4 और 2.5 पर ब्लूटूथ हो गया, तार रहित फ़ोन हो गया, सूक्ष्म तरंग अवन हो गया, और वाईफाई हो गई। ये चारों चीज़ें जो हैं इसी रेंज में जो है वर्क करती हैं। तो आपको याद रखना है 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज के बीच में। अगला प्रश्न है, ये हमें सुमेलित करना है। तो हब क्या होता है? हब जो है दो उपकरणों को कंप्यूटरों में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। गेटवे क्या होता है? गेटवे जब दो नेटवर्कों को जोड़ा जाता है तो गेटवे का प्रयोग किया जाता है। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर जब डाटा हमें कहीं लंबी दूरी में भेजना होता है तो बिना ह्रास के, उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसको भेजने के लिए हम रिपीटर का प्रयोग करते हैं। और डाटा संकेतों को छोटे मार्ग और तेज जाने वाले मार्ग से अगर भेजना है तो राउटर का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे DCBA। तो DCBA हमारा हो गया बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें इसमें भी। चार्ल्स बेबेज कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज थे कंप्यूटर के जनक। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता था। टिम बर्नर्स ली जो है, इन्होंने WWW का जनक कहा जाता है। बिट सर्फ जो है ये इंटरनेट के पिता कहे जाते हैं। और प्रो जेसी लिक्लाइडर जो है ये इंटरनेट का जनक इनको कहा जाता है। इंटरनेट का जनक इनको कहा जाता है। तो इंटरनेट को बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट जो है 1962 में प्रो जेसी लिक्लाइडर ने इंटरनेट की खोज की थी, और इंटरनेट के जो पिता हैं वो बिट सर्फ को कहा जाता है। और इसके बारे में और देख लेते हैं। इसका जो प्रारंभिक खोज की थी वो विश्व का पहला जो नेट था वो था अर्पानेट, जिससे USA में इसकी शुरुआत हुई थी, USA में। और WWW जो है इसका जनक हम टिम बर्नर्स ली को कहते हैं। 1989 में जो है टिम बर्नर्स ली ने जो है इसकी खोज की थी। और इसी पे HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, इसका विकास भी जो है टिम बर्नर्स ली ने किया था। और इस पर जो कार्य करने वाला पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? वो था मोज़िक। मोज़िक जो है इस पर चलने वाला पहला ब्राउज़र
था। अगला प्रश्न है www पर प्रयुक्त पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन था? तो ये था मोज़ेक, हमने पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक है, तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई जो है सर्विस हमें प्रोवाइड कराएगा इंटरनेट की तभी हम उसको चला सकते हैं, तो ये सही है। वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही है। मॉडेम क्या है? इससे हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, ये भी सही है। संचार माध्यम उनके बीच में होना चाहिए, ये भी सही है। और किस चीज़ पर चला रहे हैं हम? PC पर चला रहे हैं, तो ये भी सही है। तो पाँचों ऑप्शन हमारे सही हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है सही कथन चुनना है हमें। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक अंकीय पता होता है जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है और ये दो कंप्यूटर जोड़े का समान नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। प्रत्येक कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग होता है जिसे ISP द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है और ये विश्व भर के किसी भी दो कंप्यूटर का समान नहीं हो सकता। इसमें एक चीज़ है, अगर केबल से जुड़ने के लिए स्टैटिक IP एड्रेस दिया जाता है, उसमें मॉडेम का यूज नहीं होता, वो स्थायी होता है। केबल से जोड़ दिया जाता है कंप्यूटर को तो वो स्थायी होता है, जबकि हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं तो वो अस्थायी होता है। तो ये IP एड्रेस को हम दो प्रकार से यूज करते हैं। अगला प्रश्न है IPv4, तो इसका जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है 4 चलता था पहले, लेकिन वर्तमान में जो है IPv6 चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की जो है संख्या बहुत मात्रा में बढ़ गई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो 4 था, इसमें क्या था? इसमें 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। 0 से 255 तक के अंकों के 4 सेट होते थे, बिल्कुल सही है। मतलब 0 से 255 तक के कोई से भी हम अंक ले सकते हैं और उसके 4 सेट बना देंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल ये बिल्कुल नीचे सही है। इस एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं। 173, ये भी 0 से 255 तक के बीच की संख्या है। 255 भी, ये 0 है और फिर डॉट है, फिर है 14, ठीक है। तो ये चारों संख्या जो है डॉट के माध्यम से अलग हो रही हैं, तो ये सही ऑप्शन है। 3 डॉट के द्वारा इसको अलग किया जाता है, ये भी सही है। एग्जाम्पल हमारा हो गया सही है। 0 से 255 तक के अंकों के 4 सेट होते हैं, तो ये चारों संख्या आपको 0 से 255 के बीच में मिलेंगी और 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता था। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें हमारा डी ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। 64 बिट नंबर का प्रयोग इसमें नहीं होता था। तो 1, 2, 3, 5 इसके सही आंसर हैं। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जो इंटरनेट पर प्रयोगकर्ता बढ़ने के कारण जो है IPv6 का प्रयोग किया जाने लगा, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। IPv6 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में क्या सही नहीं है? तो इसमें 64 बिट का प्रयोग होता है, बिल्कुल गलत है। IPv6 में जो है 128 बिट का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। कोलोन्स के द्वारा अलग किया जाता है, जबकि IPv4 को कैसे अलग किया जाता था? डॉट के द्वारा। इसमें क्या है? कोलोन्स के द्वारा अलग किया जाता है। देखो आपको ये कोलोन्स मिल जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है और एग्जाम्पल जो है हमारा ये भी सही है। इसमें क्या है कि 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं, तो 4 हेक्साडेसिमल अंक हैं और इनके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समूह इस प्रकार से होते हैं। ये एग्जाम्पल है। तो ये IPv6 इस टाइम वर्तमान में चल रहा है, तो 2, 3, 4 हमारे सही आंसर है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है DNS डोमेन नेम सिस्टम से संबंधित सही कथन हमें चुनना है। तो क्या होता है कि IP एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है। क्यों? IP एड्रेस जो है अंकों में होता है और हर चीज़ का IP एड्रेस याद रखना जो है आसान नहीं होता था। इसलिए क्या हुआ कि डोमेन नेम जो है DNS आया, डोमेन नेम सिस्टम, इसने क्या किया कि IP एड्रेस को जो है इसने DNS में जो है डोमेन नेम में बदलना शुरू कर दिया, जिससे हमें याद करने में आसानी होती थी। लेकिन जब हम इसको वेब ब्राउज़र पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे हम डोमेन नेम जो है डालते हैं, तो DNS इसको फिर IP एड्रेस में बदल देता है और फिर ये IP एड्रेस के रूप में सर्च होता है, क्योंकि DNS के रूप में वो सर्च नहीं हो सकता। तो DNS का यही काम है डोमेन नेम सिस्टम का, कि वो पहले IP एड्रेस को याद रखने की सहूलियत की वजह से पहले डोमेन नेम में बदल देता है, फिर जब हम इसको सर्च करते हैं तो डोमेन नेम से IP एड्रेस में बदल देता है। तो वेब ब्राउज़र पर सर्च करते हुए डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित कर देता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, 1 और 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेमोरी से संबंधित
मिलान करें। तो मेमोरी से संबंधित करना है हमें। एक निबल क्या होता है, तो एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। एक बाइट में होते हैं 8 बिट। एक केबी में 1024 बाइट होती हैं और एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। तो DCVA हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट डोमेन नेम से संबंधित सही कथन हमें चुनना है। वेबसाइट को दिया गया एक विशेष नाम जो वेबसाइट का समान नहीं हो सकता। सही बात है, प्रत्येक वेबसाइट को एक नाम दिया जाता है और वो किसी भी दो वेबसाइट का समान नहीं हो सकता, तो सही है। सर्च करते हुए DNS IP एड्रेस में बदल देता है, क्योंकि वेबसाइट का भी कुछ नाम है जिससे हमें याद करने में मतलब सहूलियत हो, तो इसलिए हर वेबसाइट को एक नाम दिया जाता है। और वो जो है, जब हम वेब ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो वो तो IP एड्रेस के रूप में सर्च करेगा, तो फिर हम वो DNS क्या करता है कि उसको फिर IP एड्रेस में बदल देता है। तो ये दोनों कार्य सही हैं, 1 और 2 हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के डोमेन नेम से सही चुनना है हमें, सही ऑप्शन चुनना है। तो डोमेन नेम जो होता है वेबसाइट का, उसमें क्या क्या नहीं होता, मतलब क्या क्या होता है, सही चुनना है। वेबसाइट का नाम होता है, सही है। एक्सटेंशन होता है, बिल्कुल सही है। जैसे कोई वेबसाइट है www.google.com, ठीक है, तो डॉट के बाद कॉम भी लगा हुआ है तो वो एक्सटेंशन होता है, ठीक है। www अगर नहीं है, कभी कभी आप सीधा गूगल पे कुछ भी सर्च कर देते हैं, www नहीं लगाते, तो वो स्वतः जोड़ लेता है उसको। एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, बिल्कुल सही है। www अगर ना भी लिखें तो वो स्वतः जोड़ लेता है, सही है। एक्सटेंशन होता है, बिल्कुल सही है। जैसे कमर्शियल, ये व्यावसायिक वेबसाइट होगी इस प्रकार से, तो COM आ जाएगा। अगर एजुकेशनल है तो EDU आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाता है वेबसाइट का नाम। तो चारों ऑप्शन हमारे इसमें सही हैं, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वेबसाइट डोमेन नेम से सही कथन हमें चुनना है। तो वेबसाइट डोमेन नेम से सही कथन क्या है, ये अंक अक्सर दोनों रूप में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सही है। मैक्सिमम 64 करैक्टर तक वेबसाइट में हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। एकमात्र विशेष करैक्टर इसका प्रयोग किया जाता है वेबसाइट में, ठीक है, ये भी सही है। एक्सटेंशन डॉट के बाद अंत में लिखा जाता है, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, इसमें डी आंसर हमारा हो जाएगा। तो वेबसाइट में 64 करैक्टर होता है, याद रखने आपको। इस विशेष करैक्टर का प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंशन जो है वो डॉट के बाद लास्ट में आता है, और अंक अक्सर दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, URL से संबंधित कथन, गलत कथन चुनना है। तो URL जो होता है, प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसको कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेटवर्क पर वेबसाइट का पता, बिल्कुल सही है। खाली स्थान का प्रयोग होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। खाली स्थान का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, ये गलत है। केस सेंसिटिव होते हैं, छोटे बड़े अक्षर का ध्यान नहीं होता। तो केस सेंसिटिव जो होता है, मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि छोटे बड़े अक्षर का ध्यान रखना होता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इसमें क्या है, केस सेंसिटिव का ध्यान रखना पड़ता है। अगर बड़ा अक्षर है तो बड़ा ही हमें लिखना पड़ेगा, छोटे ए से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए केस सेंसिटिव उसको कहा जाता है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो इसमें हमें गलत बताना था, तो हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक तो इसमें खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता और केस सेंसिटिव होता है, दोनों कंडीशन ये गलत हैं। URL में शामिल नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन आ भी रखा है वीडियो के एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वेबसाइट का URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पता जो होता है, उसमें ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल सही है। कॉलोन्स होते हैं और 2 स्लैश होते हैं, बिल्कुल सही है। सर्वर का नाम तथा पता होता है, बिल्कुल सही है। विशेष करैक्टर, ये वाला ये गलत है। वेब पेज तक पहुँचने का रास्ता, बिल्कुल सही है। और फाइल का नाम, ये भी सही है। तो आपका बस चौथा ऑप्शन इसमें नहीं होता, बाकी 5 ऑप्शन आपके इसमें होते हैं। इसको एक बार एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले HTTP हो गया, फिर उसके बाद हो गया कोलोन स्लैश हो गए, तो ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया हमारा पहला, ये वाला। फिर उसके बाद 2 कोलोन स्लैश हो गए, ये हमने दूसरे पे लिख दिए। फिर उसके बाद आता है सर्वर का नाम, जैसे www.google.com, ठीक है, ये हो गया www.google.com, तो ये हो गया हमारा सर्वर का नाम। फिर वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता, तो फिर इसके आगे लिखेंगे हम डॉट लगा के HTML,
कुछ भी ले सकते हैं सर्वर का रास्ता, HTML ले लें या डिजाइन HTML ले लें, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हम जैसे इंडेक्स हो गया .html, तो ये फाइल का नाम हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होती है। ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, ये कोलोन स्लैश हो गई जो पथ को दर्शाता है, मतलब फाइल का किस डायरेक्शन में उसको जाना है। ये तुम्हारा सर्वर का नाम हो गया, ये तुम्हारा वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता हो गया, और ये फाइल का नाम हो गया। तो ये पांचों ऑप्शन हमारे इसमें होते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा विशेष कैरेक्टर इसमें नहीं होता। URL जो होता है वेबसाइट का पता। तो हमारा क्या है इसमें सही आंसर है, 4 नहीं है, 1 2 3 5 6 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में इंटरनेट का प्रयोग सर्वप्रथम BSNL द्वारा कब किया गया था? तो 1995 में जो है BSNL द्वारा जो है इंटरनेट का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है जो प्रोटोकॉल है उनके क्या क्या कार्य होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा गए हैं। TCP/IP जो होता है, TCP/IP जो प्रोटोकॉल है इसका प्रयोग इंटरनेट पर किया जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इंटरनेट पर। अब अगला प्रोटोकॉल है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मेल ट्रांसफ़र बीच में आ भी रहा है आपको, तो ईमेल भेजना जो है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर अगला है हमारा POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से इससे हमें ईमेल प्राप्त होती हैं। और अगला है हमारा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो फाइल भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम सुमेलित कर लेंगे, तो ADCB, तो ADCB कौन सा है हमारा? B ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें प्रोटोकॉल हैं और प्रोटोकॉल से बताना है उसके कार्य को। तो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका प्रयोग क्या कर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, एक हो गया। गोफर क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है और इसका कार्य है दूरस्थ कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को खोजना, ये भी आपको याद रखना है। अगला है टेलनेट, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। इससे क्या किया जाता है कि दूरस्थ कंप्यूटर का प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में देखना, मतलब जो सामने कंप्यूटर का दूर है उसको हम टेलनेट के माध्यम से जो है अपने कंप्यूटर में उसकी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगला है FTP, इसका कार्य होता है फाइल को भेजना। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BACD, तो BACD हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है, www पर प्रयुक्त भाषाएं में कौन सी नहीं है? तो जो कौन कौन सी भाषाएं जो इंटरनेट पर प्रयोग की जाती है? XML सही है, HTML भी सही है, XML जो हो गया तुम्हारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो गया, और HTML हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी है, दोनों हो गई। फिर उसके बाद आ गया PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसरी, ठीक है, ये लैंग्वेज भी होती है। जावा स्क्रिप्ट तो होती ही है, और XHTML जो है एक्सटेंसिबल HTML जो लैंग्वेज है ये भी यूज की जाती है। जबकि ओपेरा क्या है? ओपेरा एक सर्च इंजन है, ओपेरा एक सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च ब्राउज़र। तो ये हो गया, ये वाला नहीं होता हमारा। तो 1 2 3 4 5 हमारी होती हैं। इसमें पूछा है नहीं होता है, तो B ऑप्शन हमारा, सॉरी C ऑप्शन हो जाएगा, 6 वाला हमारा नहीं है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होता है कि www का प्रयोग वेब ब्राउज़र के माध्यम से HTTP पर कार्य करना होता है। और सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन क्या है कि जब हमें कभी वेबसाइट का पता ना हो तो सर्च इंजन वहाँ पे हमें बहुत यूजफुल होता है। जैसे गूगल है, तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, तो वहाँ पे हम कुछ भी डाल दें, मतलब वेबसाइट का अगर पता नहीं है, मान लीजिए हमें कोई सॉन्ग मंगाना है या कोई पढ़ाई से रिलेटेड एजुकेटेड चीज़ मंगानी है, तो वो हम इसी प्रकार से लिख के डाल देते हैं, तो वो सर्च हो जाती है, उससे रिलेटेड हमारे सामने वेबसाइट आ जाती है। तो गूगल हो गया सर्च इंजन। और जो वेब ब्राउज़र होते हैं जिस पे हम उससे प्रयोग करते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम है तो वो हो गया वेब ब्राउज़र, और उस पर अगर हम गूगल सर्च कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा सर्च इंजन। तो इस प्रकार से आप वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर देख सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र हमारे कौन कौन से हैं? गूगल हमारा सर्च इंजन तो ये तो है नहीं, तो गूगल क्रोम हो गया, ये सही है। और ओपेरा हो गया, सही है, ये भी ओपेरा हमारा क्या हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, इस पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा याहू, नहीं होता, याहू एक सर्च इंजन है। ask.com भी सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, ऑरकट भी सर्च इंजन है, और डक डक भी सर्च इंजन है, ये पूछा गया एग्जाम में।
और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये हमारा वेब ब्राउज़र हो गया, और एप्पल्स सफारी ये भी हमारा वेब ब्राउज़र हो गया। तो 2, 3, 9, 10, तो 2, 3, 9, 10 जो है हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे वेब ब्राउज़र, जिन पे हम कुछ भी जब जैसे गूगल है, गूगल हम इन पे डाल के जो है कुछ ना कुछ चीज़ सर्च करते हैं, जबकि जो चीज़ हम डालते हैं उस पर वो होती हैं सर्च इंजन। तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं, तो बाकी जो बचे हमारे 1, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हमारे हैं सर्च इंजन, जबकि ये हैं हमारे वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें, स्पैम क्या होता है, तो ये होता है अवैध रूप से भेजा गया मेल। तो अगर कहीं किसी को अवैध रूप से भेजा गया मेल है तो उसे हम स्पैम कहते हैं। कुकीज क्या होता है, तो कुकीज जो है वेबसाइट पर विजिट किया गया रिकॉर्ड, मतलब किसी वेबसाइट को हमने कितनी बार चलाया है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो कुकीज कहलाता है। जबकि साइबर क्राइम क्या है कि इंटरनेट पर अपराध या कोई गैरकानूनी काम करना, वो साइबर क्राइम कहलाता है। और साइबर बाईफेयर क्या है, तो ये नेटवर्क में घुसकर डाटा चुराना, ये होता है साइबर बाईफेयर। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है CDBA। तो CDBA हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें इसमें, हैकिंग क्या होती है, तो हैकिंग होती है हमारी नेटवर्क में घुसकर सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करना, तो सी ऑप्शन हो गया। एग्जीक्यूटिंग क्या होता है, तो वो होता है कमांड को पूरा करना। फिशिंग क्या होता है कि किसी व्यक्ति का सामने वाले का यूज़र नेम और पासवर्ड जानने का प्रयास करना। जबकि फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल एक क्या है, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करना या जो वायरस आता है उससे कंप्यूटर की रोकथाम करना। तो ये हमारे सही ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, तो CD और BA, CDBA हमारा सही आंसर है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें भी हमें, तो वायरस है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब वायरस जो है किस प्रकार से कंप्यूटर को इफेक्ट करता है। तो स्पाईवेयर क्या है, तो स्पाईवेयर क्या है, एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, जो जासूसी वायरस कहेंगे इसको, स्पाईवेयर बिल्कुल सही है। की लॉगर क्या है, तो की लॉगर क्या है, जो प्रेस बटनों का रिकॉर्ड रखता है, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर में हमने बटन दबाए हैं, तो की लॉगर अगर वायरस है कंप्यूटर के अंदर तो वो उस चीज़ का रिकॉर्ड रखेगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो कंप्यूटर के कार्य करते हुए उसके पीछे जो क्रिया करता है वो ट्रोजन हॉर्स वायरस करता है। मालवेयर क्या है, बिना जानकारी के कंप्यूटर में प्रवेश करना, और सभी वायरस जो है वो मालवेयर के अंदर आते हैं। वॉर्म क्या है, तो ये स्वयं की कॉपी बनानी शुरू कर देता है, तो वॉर्म वायरस जो है ये स्वयं की कॉपी बनाता है। तो इसमें हमारा EDCBA सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ईमेल से संबंधित सही कथन चुनना है, तो ईमेल की खोज किसने की थी, तो रे टॉमलिंसन ने की थी, बिल्कुल सही है। मेल भेजने का प्रोटोकॉल कौन सा है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है। मेल प्राप्त करने का है तो वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही हैं हमारे। अगर मेल का एग्जाम्पल देखें तो हमारा ये भी सही है, जैसे vinaykumar@yahoo.com इन जो है इस प्रकार से हमारी जो है जीमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी होती है। जैसे ये तो हो गया यूज़र नेम, ठीक है, अगर ये गूगल पे बनी होती तो जीमेल आईडी हो जाती, ठीक है। और याहू हो गया, ये हमारा डोमेन नेम हो गया, यहाँ पे हम गूगल का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर गूगल पे बनाई जाए तो। और ये हो गया डोमेन नेम एक्सटेंसन। तो ये जो ईमेल होती है इस पर इस प्रकार की चीज़ होती है, ये यूज़र नेम, ये @ हो गया, ये डोमेन नेम हो गया, यहाँ पे गूगल भी आ जाता है, और कॉमन हो गया एक्सटेंसन नेम। जैसे गूगल के साथ COM आ जाता है तो ये इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। अगला प्रश्न है, ईमेल से संबंधित गलत कथन चुनना है, तो यूज़र नेम में 128 करैक्टर तक हो सकते हैं। तो यूज़र नेम में 128 करैक्टर इसमें नहीं होते हैं, इसमें 64 करैक्टर होते हैं यूज़र नेम में। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें 64 करैक्टर होते हैं जो ईमेल से संबंधित होता है। जैसे यूज़र नेम है तो वो कितने करैक्टर का हो सकता है, 64 करैक्टर का। केस सेंसिटिव होता है, बिल्कुल सही है, अगर कैपिटल है तो आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना पड़ेगा। अगला है, खाली स्थान नहीं होता, बिल्कुल सही है। A to Z 0 से 9 कुछ विशेष चिन्ह हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, जबकि पहला ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसमें पूछा है गलत चुनना है, तो केवल 1 जो है ऑप्शन इसमें गलत है। सही कथन हमें चुनना है। अब अगला प्रश्न है हमारा, फाइल में 2 भाग होते हैं, यूज़र नेम तथा एक्सटेंसन। सही है बिल्कुल, कोई भी फाइल है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो यूज़र नेम हो गया और इसमें एक्सटेंसन जुड़ जाता है। यूज़र नेम जो है 128 करैक्टर का होता है, बिल्कुल गलत है। फाइल में जो है 255 करैक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा गलत है। एक्सटेंसन स्वयं कंप्यूटर दे देता है, तो
जिस प्रकार की फ़ाइल है, जैसे आपने देखा होगा कई प्रकार से फाइल है, उसमें बाद में एक्सटेंशन खुद जुड़ जाता है। तो हमारा 1 और 3 दोनों सही हैं, जबकि दूसरा हमारा गलत है। तो इसमें पूछा था सही कथन, तो 1 और 3 हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं? तो फोर्थ और फिफ्थ जो है नैंड गेट और नॉर गेट जो है ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसके माध्यम से हम कोई सी भी चीज़ परिपथ हम बना सकते हैं। 25 का 10 द्विआधारी में इसको बदलना है, तो हमें इसको द्विआधारी में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो 25 हो गया हमारा इस प्रकार से, 2 से हमने क्या किया इसको डिवाइड, तो 12 आ गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा? 1 शेष बचा। फिर उसके बाद 2 छक्का 12, 0 शेष बचा। फिर उसके बाद 2 तिया 6, 1 शेष बचा। तो हमारा इसमें सही आंसर जो हो जाएगा, एक बार इसको देख लेते हैं। 25 है, ठीक है, तो इसमें हमने 2 से भाग किया तो 1 शेष बचा, 12 आ गया, 2 छक्का 12 हो गया, 0 शेष, 2 तिया 6, 1 शेष बचा, 2 तिया 6 मतलब पूरा 0 बचेगा, ठीक है, यहाँ भी शेष, 2 ही करना 2, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ गया। और उसके बाद 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। तो इस नीचे से ऊपर को हम लेके चलते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 1 0 0 1। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें सुमेलित करना है मेमोरी को। तो 1 GB इसी प्रकार से इसी सीरीज में ये होती हैं। GB के बाद T भी आता है, फिर P भी आता है, फिर E भी आता है, फिर Z भी आता है। तो इसमें क्या आएगा? 1 GB में 1024 MB हो गया, बिल्कुल सही है। फिर TB में GB आ जाएगा, तो TB में हमारा GB आ जाएगा, दूसरा ये हो गया। फिर PB में TB आ जाएगा, तो ये आ गया तीसरा। फिर EB में आ जाएगा 1024 PB, तो ये वाला हो गया। और ZB में आ जाता है EB, और इसके बाद खाली एक बाई बी और बचता है लास्ट जो होता है ये। तो मेमोरी यहाँ तक होती है। तो ये पांचों ऑप्शन हमारे, एक बार इसको मिला लेना। सही आंसर मैं इसको बता देता हूँ आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका ए के बाद हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसमें सही है। ADBCE ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मेमोरी की सबसे छोटी माप क्या होती है? तो बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी माप है, ये वाला ऑप्शन सही है। रिसाइकिल में बिना भेजे डिलीट करना, तो जब हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाती है। तो अगर वो हमें डिलीट डायरेक्ट करनी है पूरी, तो शिफ्ट डेल उसके लिए प्रेस किया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है बी। कंट्रोल X का मतलब होता है कट करना, कंट्रोल B का हो गया पेस्ट करना, C का हो गया कॉपी करना, A का हो गया सबको सेलेक्ट करना, और N का हो गया नया डॉक्यूमेंट ओपन करना। तो इसको आप मिला लेना। प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर क्या है? तो प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर जो था वो था नई दिल्ली, जबकि पहली बार किसी डाकघर में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था तो वो किया गया था बेंगलुरु में। अगला ऑप्शन है, वायरस को कंप्यूटर से रोकने के लिए एंटीवायरस इनमें से कौन सा नहीं होता? तो नॉर्टन होता है, बिल्कुल सही है। बॉम्ब तो है एक ही प्रकार का वायरस ही है, ये तो हो नहीं सकता। बिट डिफेंडर हो गया, मैकफी हो गया, ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी एक प्रकार का वायरस है, ये भी नहीं है। और की प्रसी की हो गया, ABG हो गया, सिमेंटिक हो गया, और AB स्टेस हो गया, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से नहीं है? 2 और 5 हमारा नहीं है, ये दोनों वायरस हैं, बाकी जितने भी हैं सब वो एंटीवायरस हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से देखें। अब सुमेलित करना है कि IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है उसमें कितने करैक्टर होते हैं? तो उसमें 32 करैक्टर थे। IPv6 में जो है वो 128 बिट थे। और डोमेन नेम और जो ईमेल हैं उसमें कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम वो 64 करैक्टर हो सकते हैं। और फाइल में कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 255 करैक्टर। तो BA और DC, BADC हमारा सही आंसर हो गया, BADC। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, OSI ओपन सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो वो होती हैं हमारी 7 परतें OSI मॉडल में। तो अगला हम अब इन परतों के बारे में देखते हैं। OSI मॉडल की जो परतों के क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो वो है एप्लीकेशन सबसे पहला आता है, फिर प्रेजेंटेशन आता है, फिर सेशन आता है, फिर ट्रांसपोर्ट आता है, फिर उसके बाद नेटवर्क, फिर डाटा लिंक, और फिर आता है फिजिकल। तो ये 7 परतें होती हैं हमारी। तो 1 3 5 7 2 4 6 हमारा सही ऑप्शन है। 1 3 7 5 2 4 6 इसी क्रम में जो है ये परतें होती हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो IC की जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, सही है। हार्ड डिस्क जो होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, सही है। ऑप्टिकल डिस्क पे
एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है, ये भी सही है। तो ए बी सी हमारा सही आंसर है, पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में सूचना जो ट्रैवल करती है वो किसके माध्यम से करती है, तो वो माध्यम है हमारा बसेज। बसेज के माध्यम से जब मदरबोर्ड है उस पर इस प्रकार के बने होते हैं बसेज, उस पर जो है डाटा जो है स्थानांतरण होता है। सूचना राजपथ किसको कहा जाता है, तो सूचना राजपथ जो है वो इंटरनेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सी क्या है, तो सी का मतलब जो है वो एक से अधिक व्यक्ति को जब मेल भेजा जाता है तो उसको सी कहा जाता है। एक्सेल प्रोग्राम में जो फॉर्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है तो वो किससे होता है, तो एक्सेल प्रोग्राम में जो फॉर्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है वो बराबर का जो इक्वल होता है उसके चिन्ह से प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट है ये। वर्कशीट के आरंभ में जाना तो वो क्या हो, इसका सही आंसर होगा तो कंट्रोल होम जो है इससे सही है। वर्कशीट के आरंभ में पहुंच जाते हैं, अगर अंत में पहुंचना हो एक्सेल में तो कंट्रोल एंड का प्रयोग करते हैं, और अगले वर्कशीट में पहुंचना हो तो कंट्रोल पेज डाउन, और पिछले में कंट्रोल पेज अप। तो ये हमारा 1 2 3 4 ही सही आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है 97 प्रश्न है हमारा, एक्सेल में सुमेलित करना है। तो वर्तमान में अगर एक सेल हमें दाएं जाना है तो हमें टैब दबाना पड़ेगा, सही है। अगर एक सेल बाएं जाना है तो शिफ्ट और टैब दबाना है, शिफ्ट के साथ टैब दबाना है। और एक सेल अगर नीचे जाना है तो कंट्रोल के साथ टैब दबाना है। और दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी जाना है तो एरो की का हम प्रयोग कर सकते हैं सब जगह जाने के लिए। तो ए बी सी डी हमारा इसमें भी सही है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगला प्रश्न है हेल्प विंडो जो है खोलते हैं तो किससे खोलते हैं, तो F1 का यूज किया जाता है। अगर किसी चीज़ का नेम चेंज करना है तो रीनेम के लिए हम F2 का यूज करते हैं। सर्च करने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं, और रिफ्रेश के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। तो चारों ऑप्शन हमारे सही है, डी सी बी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जाती है। और साक्षरता दिवस से क्या मतलब है कि जिन लोगों को कंप्यूटर आता है वो कंप्यूटर साक्षर माने जाएंगे। अगला है बैंकों में चेक ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है, ये जो है इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये आज हमारे कंप्यूटर के 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए, और जो है पूरा जो कंप्यूटर है उसके हमने इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न इसमें जो है कवर किए हुए हैं। तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके अलावा पॉलिटी इकोनॉमिक्स की भी टेस्ट सीरीज में जो है कराई जा रही हैं MCQs फॉर्म में ही, और उत्तराखंड की भी टेस्ट सीरीज हमने 2 टेस्ट सीरीज डाल दी हैं, उसके अलावा भी हम उसमें आगे डालेंगे। तो सारी टेस्ट सीरीज आप ज़रूर देखते चलें, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।